बिहार तो अब टफेस्ट स्टेट रहा नहीं, मेरा तो ये भी बंगाल इज अ स्टेट टू वॉच आउट फॉर कि क्या बंगाल। मैं बंगाल पे आने ही वाला था। ममता बनर्जी ने 2 बातें कही है कि राहुल गांधी से कुछ ना हो पाएगा, क्योंकि बिहार के अंदर एक वर्ग जिसने लालू की गुंडागर्दी देखी थी, वो वर्ग अब ऑलरेडी कम होते जा रहा है। जो नया वर्ग आ रहा है उसने सिर्फ सुना है, उसको महसूस नहीं किया है, देखा नहीं। तो ये एक सिस्टम, इसीलिए तेजस्वी की राइज हुई है। Whereas for Nitish also it is a good political retirement. JDU is past of Bihar. JDU is not the future of Bihar. JDU post Nitish will dissolve in either in BJP, some might go to RJD. So the future of Bihar is not JDU Nitish. That is how it happens with all regional parties. राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्लिप ऑफ द टंग होता है, बताता है कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस क्या है। जो पार्टी रायबरेली, जो व्यक्ति अमेठी में हारने के बाद अमेठी से भाग गया, जो मैडम रायबरेली में 5 बार नहीं पहुंची, वो कहां इस देश के संत मंतव्य को जीत पाएंगे यार। जितने वोट्स प्राइम मिनिस्टर को 2019 में पड़े थे उससे ज्यादा वोट्स पड़े। योगेंद्र यादव वो आदमी है जो मंडे को सेफोलॉजिस्ट होता है, ट्यूसडे को जर्नलिस्ट होता है, वेडनेसडे को फार्मर होता है, थर्सडे को प्रोटेस्टर होता है, फ्राइडे को पीएलआई एक्टिविस्ट होता है, सैटरडे संडे काम नहीं करता है क्योंकि उस वक्त उसको छुट्टी रहती है। बेस वोट है सपा का, वो श्रिंक हो रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लोकसभा इलेक्शन। तो उसमें अगर बाकी कास्ट का वोट ऐड हो जाएगा तो कई सरप्राइजिंग सीट्स भी बीजेपी जीत जाएगी। नमस्कार, जय श्री राम। मेरे साथ हैं प्रदीप भंडारी सर और हम बात करेंगे 2024 के चुनाव के बारे में। और प्रदीप भंडारी सर उत्तर प्रदेश और पूरे भारत का भ्रमण पिछले 2-3 महीने से, इनफैक्ट जब से 3 दिसंबर का चुनाव का रिजल्ट आया 3 राज्यों का 3 दिसंबर के दिन, उसके बाद से लगातार भ्रमण इनका शुरू है। यहां तक कि अयोध्या में सब प्राण प्रतिष्ठा में लगे थे, उस वक्त ये भी थे, किंतु वहां भी सर्वे हर जगह इन्होंने किया। अब हम इनसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल कुछ लोकसभा के बारे में पूछेंगे, किंतु सबसे पहले सर, क्या ये इंडिया अलायंस या इंडी अलायंस जमीन पे हकीकत में कहीं कुछ है भी या बस हवा है? हवा है। पहले से मैं कहता आ रहा हूं कि काल्पनिक अलायंस है, फिक्शनल अलायंस है, और अब ये प्रूव हो गया है। मैं ये 2 महीने पहले, अगर आपको याद होगा, जो आपके साथ पॉडकास्ट भी मैंने किया था, मैंने बोला था ये अलायंस है, ये काल्पनिक अलायंस है, ये सिर्फ पेपर पे अलायंस है। लोग उस वक्त नहीं माने थे और अब प्रूव हो गया अलायंस टोटली कंप्लीटली इधर उधर बिखर गया है। क्योंकि ममता बनर्जी की ग्रोथ अगर होगी तो उससे कांग्रेस को दिक्कत होगी, कांग्रेस ममता बनर्जी से सीट शेयरिंग का अग्रीमेंट करेगी तो ममता बनर्जी को ज़्यादा नुकसान होगा। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कार्यकर्ताओं में मिलन नहीं है, तभी चंडीगढ़ का जो मेयर का पोल होता है उसमें ज़्यादा वोट्स होने के बावजूद वो नहीं जीत पाते, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वॉलंटरली, अगर ग्राउंड पे जो उनके काउंसलर्स हैं वो अपने वोट को, नॉमिनेशन को इनवैलिडेट कर देते हैं। अगर साउथ में आप आ जाइए तो आप देखेंगे कि उदयनिधि स्टैलिन के बयान के बाद में उनसे किनारा नीतीश कुमार कर लेते हैं। और नीतीश कुमार जो कल तक कहते थे मर जाऊंगा और भाजपा नहीं जाऊंगा, वो उनको पता है कि मोदी हवा है ज़मीन पे, इसीलिए जाके वो बीजेपी के अंदर आ जाते हैं। और जो अलायंस का फोकल पॉइंट था, जो अलायंस का प्रिंसिपल था, वो बिहार था, वहां से अलायंस तितर बितर है। आज की तारीख में बीजेपी 30+ है बिहार में। हाँ, बीजेपी 30+ बिहार में है, ठीक है, हम समझ सकते हैं। no alliance, the India alliance, बिहार के लिए जो कुछ टफेस्ट स्टेट साबित हो सकते हैं उस पे, इनफैक्ट बीजेपी के लिए बिहार तो अब टफेस्ट स्टेट रहा नहीं, मेरा तो ये भी बंगाल इज अ स्टेट टू वॉच आउट फॉर कि क्या बंगाल। मैं बंगाल पे आने ही वाला था। ममता बनर्जी ने 2 बातें कही है कि राहुल गांधी से कुछ ना हो पाएगा। हाँ, राहुल गांधी से नहीं, ठीक है, राहुल गांधी से कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो आपकी जन की बात की 32 ओपिनियन बोलने पहले ही बता दिया है। इनफैक्ट आपने 2019 में सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था, वो अलग बात है, राहुल गांधी से कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या ममता बनर्जी से बंगाल में कुछ हो पाएगा? वाइप आउट तो नहीं होगी ममता बनर्जी बंगाल से फॉर श्योर। मतलब बीजेपी भी सीटें लेके आ रही है, लेके आएगी सीट। अब यही देखना होगा कि बीजेपी कितने कैंडिडेट्स को बदलती है। बंगाल के अंदर मोदी फैक्टर प्लस कैंडिडेट्स का काम होगा। सिर्फ मोदी फैक्टर के अलावा कैंडिडेट्स भी इंपॉर्टेंट होंगे, तो जहां जहां कैंडिडेट्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं घूमे उन कैंडिडेट्स को पार्टी को बदलना पड़ेगा। तो बंगाल में जैसे साउथ 24 परगनाज, हुगली, हावड़ा, इन सब एरियाज के अंदर ममता बनर्जी स्ट्रांग है। वहीं अगर आप नॉर्थ बंगाल में चले जाएंगे तो वहाँ बीजेपी अच्छा कर रही है। अब झारग्राम में इस बार टिकट बदलने की जरूरत है। इसी तरीके से आपको कृष्णानगर, मथुरापुर, ये सब सीटों के अंदर बीजेपी का सेंटिमेंट अच्छा है। तो बंगाल के चुनाव को थोड़ा भी रुक जाइए, इसको 20 फरवरी के बाद, 15-16 फरवरी के बाद में आप बंगाल को देखिए, अभी टू अर्ली है। ओके, 20 फरवरी के बाद बंगाल की तरफ घूमेंगे, 15 के बाद। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश तो आप घूम रहे हैं, स्वीप बीजेपी। मेरा वो प्रश्न नहीं था। स्वीप तो जन की बात का इंफॉर्मेशन तो मेरे पास होता है, आपने बताया है स्वीप करेगी, लेकिन 80 की 80 तो नहीं कर रही है ना।
ये देखो 80 करे, 70 करे, 65 करे, 75 करे, वो तो हम थोड़े समय में बताएंगे। वो वेब इलेक्शन की बात तो वो बाद में थोड़े बताएंगे। समय में पता लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से आपसे कुछ स्पेसिफिक सीट के बारे में पूछने वाला हूँ। अभी तो आपका ओपिनियन पोल जन की बात दर्शकों आया नहीं है, लेकिन अभिषेक तिवारी पे कुछ सीट को लेकर स्पेसिफिक पूछा हूँ। सोनिया गांधी को सुना मैंने राज्यसभा जा रही है, जन की बात वाला एपिसोड आपने फोन करके बताया क्या? उसके बाद कांग्रेसीज ने मेरे वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करी थी। जनरली मेरे वेबसाइट पे हैक करा था, उसके फिर 3-4 मिनट बाद जाके हम लोग ने उसको रिवाइव किया था। अच्छा। बट रायबरेली कांग्रेस 90% प्रोबेबिलिटी की सोनिया गांधी नहीं जीत सकती। ये मैं नहीं कह रहा, रायबरेली की जनता कह रही है। और सीधा सा लॉजिक यही है कि 65% युवा, 60% से ज्यादा महिलाएं मोदी जी को चाहते हैं। वो जो बनारस के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट रायबरेली में देखना चाहते हैं। 5 साल में 5 बार सोनिया गांधी रायबरेली नहीं पहुंची, ऐसा मैं नहीं, ऐसी जनता वहां पे कह रही है। तो डेवलपमेंट डेफिसिट से रायबरेली डेवलपमेंट सरप्लस की तरफ जाना चाहता है, और उसका मार्ग नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट को टिकट देकर ही होगा। अगर बीजेपी बहुत ही घटिया कैंडिडेट को टिकट देती है तो बात दूसरी है, अदरवाइज आप लिख के रखिएगा, या तो सोनिया गांधी कंटेस्ट नहीं करेगी, या सोनिया गांधी अगर अदिति सिंह जैसे कैंडिडेट लड़ती है, ठीक है, मतलब ऐसा कैंडिडेट हो जो जमीन पे घूम सके। काफी टाइम तक अदिति सिंह ने चैलेंज किया है कांग्रेस हाँ, तो अगर अदिति सिंह को मिलेगा तो काफी अच्छा होगा बीजेपी के लिए। तो अच्छा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा कि अमेठी से राहुल गांधी भी आ रहे हैं और रायबरेली से सोनिया गांधी भी आ जाए? इसका इम्पैक्ट यही है कि अल्टीमेटली कांग्रेस विलुप्त होती जा रही है और कांग्रेस पार्टी एक फ्रिंज पार्टी बन रही है। लेट अरुण जेटली ने अपने वक्तव्य में पार्लियामेंट में कहा था, जब टुकड़े टुकड़े गैंग को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही थी, कि मेन स्ट्रीम पार्टी विच इज गवर्न दिस कंट्री फॉर 70 years हैज नाउ स्टार्टेड टू टेक फ्रिंज पोजीशन, इट हैज बिकम अ फ्रिंज पार्टी। अब इलेक्टोरली भी ये प्रूव हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी एक फ्रिंज पार्टी बनती जा रही है। राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा करते रहे, वो चीज़ एक फुलिश पॉलिटिकल एक्टिविटी है, क्योंकि कोई भी अगर कोई भी सेंसिबल पॉलिटिशियन होगा, वो चुनाव के वक्त में ये फोकस करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सभाएं कर सके, ना कि अपना टाइम ट्रैवल में बहुत सारा वेस्ट कर सके। ये सब नॉन इलेक्शंस के समय में ये सब एक्टिविटी करना समझ में आती है, पर अभी वो इतनी सभाएं नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे संबंध, ऐसे सिनेरियो के अंदर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की एक तो विवेक भी मर गया है, और जब राम राज्य और रावण राज्य में कंपैरिजन होता है तो राम राज्य को ही जनता चुनती है, और नरेंद्र मोदी के अंदर देश की जनता राम राज्य देखती है। मैं आपसे सीटें नहीं पूछ रहा, लेकिन अगर अब केरल में पहुंचते हैं, जहां पे सबसे अधिक स्टेक लगा के रखा है कि कम से कम वायनाड तो बचे, वहां पे वायनाड बच जाएगा, लेकिन केरल के अंदर, या फिर अब दक्षिण भारत की तरफ थोड़ा चलते हैं, जहाँ पे बहुत गजब का उदय हो रहा है तमिलनाडु में एक नेता का, के अन्नामलाई जी का। तो क्या बीजेपी का वोट शेयर वहां पे इंक्रीज हो रहा है? वहां पे देखिए, एक चीज समझिए, होगा, पर वहां 0 बेस वोट्स है। वहां पे उदय, वहां पे नरेंद्र मोदी जी का उदय हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी को लोग जान रहे हैं, अन्नामलाई उसकी व्हीकल है। एक चीज समझिए, नरेंद्र मोदी जी ही इस देश के अंदर इस वक्त, इस देश के सबसे पॉपुलर, सबसे ग्लोब में सबसे पॉपुलर अगर कोई नेता है, जो आज सिर्फ नेता ही नहीं, इस देश का मॉरल कॉन्शियंस कीपर है। महात्मा गांधी के बाद में अगर कोई व्यक्ति इस देश का कोई मॉरल कॉन्शियंस कीपर है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिसने इस देश को 500 साल का राम मंदिर की जो इच्छा थी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर हुआ, जिसने आर्टिकल 370 हटाया, जिसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे निकाला, जिसने इस देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जिसने भारत का मान सम्मान को ऊपर किया, जिसने 0 रुपए का करप्शन करने दिया अपनी सरकार के अंदर, जिसकी सरकार के अंदर कोई दलाली नहीं, जिसके वहां पे 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स इस वक्त देश के अंदर है, जिसकी स्थिति में चाइना से ज्यादा जो ग्रोथ रेट कर रहा है, जो आंख देखता है तो मालदीव्स का पूरा टूरिज्म की इंडस्ट्री खत्म होकर लक्षद्वीप के अंदर पहुंच जाती है। हिंदुस्तान स्ट्रॉन्ग पावर है, इसका कारण सिर्फ एक ही आदमी है, नरेंद्र मोदी। नहीं प्रदीप सर, आपने जन की बात में बहुत चीजें कवर की, तो आपकी जन की बात न्याय यात्रा भी कवर कर ही रही होगी उसके पहले, मतलब इम्पैक्ट नहीं है इम्पैक्ट। आप लोग क्यों इतना ज्यादा न्याय यात्रा पे फोकस? मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं कि चुनाव है अगले 2 महीने। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या बोला कि 400 सीट भी आ सकती है भाजपा की, है ना? उन्होंने बोला जीतने नहीं देंगे 400 सीट। वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं राहुल गांधी को कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्लिप ऑफ द टंग होता है, बताता है कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस क्या है। जो पार्टी रायबरेली, जो व्यक्ति अमेठी में हारने के बाद अमेठी से भाग गया, जो मैडम रायबरेली में 5 बार नहीं पहुंची, वो कहां इस देश के मंतव्य को जीत पाएंगे यार? अरे एक जमीनी 24 घंटे काम करने वाला मेहनती प्रधानमंत्री जो जाके एक बेनिफिशियरी के वहां पे चाय पीता है, उससे पूरा अपनी स्कीम्स का फीडबैक लेता है, देश उसको चुनेगा कि देश एक राजशाह को चुनेगा? आप बताइए।
ये कॉमन सेंस है, किसी को भी व्यक्ति जो जमीन पर उसको समझ में आएगा। कर्नाटक की तरफ चलें फिर, जहां मुझे लग रहा है कि थोड़ा परे, मतलब मुझे लग नहीं रहा कर्नाटक है। असेंबली और कर्नाटक लोकसभा में जमीन आसमान का फर्क है। असेंबली इलेक्शंस के अंदर बीजेपी के इंटरनल इश्यूज के कारण भाजपा जो है वो नहीं जीती थी, और भाजपा के उन सीट्स पे बीजेपी हारी थी जहां पे लिंगायत, मराठा, ओबीसी डोमिनेटेड एरिया था, व्हिच मींस कि बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड जहां पे बीजेपी के लीडर्स ने अपने वोट कांग्रेस को ट्रांसफर करे थे। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। वो तो वरना वो मैंडेट 90+ मैं की थी, मैं लिख तो के दे देता हूं। सरप्राइज हो गया था कि सेंट्रल कर्नाटका बीजेपी जिस प्रकार से कर रही थी। फिर बैंगलोर के मुंबई अंदर हमने बोला था 18 कर्नाटका, सीटें बीजेपी लेके आई थी, 18 ही लेके आई। तो जिनने कहा था 170-50 कांग्रेस लेके आई, उन्होंने बैंगलोर में कांग्रेस को 18 सीटें मैंने हालांकि चैलेंज किया था अपने शो में। तो it is very clear कि it was an internal politics में sometimes black swan event भी होता है where factors are not in your control. Now coming to Karnataka, BJP will do well in Karnataka in 2024 because it's a Modi election. और इस बार JDS के साथ भी उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो साउथ कर्नाटका के बेल्ट भी कांग्रेस स्वीप करने के चांसेस बहुत बेयर टू मिनिमम है। अब आपका एक और प्रेडिक्शन जो प्रदीप सर का बैंग ऑन हुआ था, जो कि लोग कह रहे थे नहीं कांग्रेस आज नहीं आएगी, टीआरएस आएगी, मैं वहां आप चल रहा हूं तेलंगाना। आप समझ रहे हैं, तेलंगाना में बीजेपी ने 2014 में और 19 में ठीक ठाक राइज करना शुरू किया। फिर एकदम से जब केसीआर के अगेंस्ट ऑल्टरनेट ढूंढना था तो बीजेपी ड्रॉप आउट हो गई। अगर शायद बेटर ऑल्टरनेट मिलता तो रिजल्ट कुछ और भी हो सकते थे, पर एकदम से ऑल्टरनेट नहीं मिला। लेकिन अब लोकसभा में कांग्रेस वहां पे किस पोजीशन में? अयोध्या में मैं गया था, मुझे 50-52 साल के एक ग्रुप मिला था, उसमें से एक वैद्य जीते। मैंने बोला कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, आप कैसे लग रहे हैं? कैमरे पे उसने हाथ पकड़े, ऐसे साष्टांग प्रणाम किया, बोला मोदी जी आपने हमारी वो इच्छा पूरी कर दी जो हमारे दादाजी देखा करते थे, हमारे पिताजी देखा करते थे। तेलंगाना का व्यक्ति था। तेलंगाना का व्यक्ति कैसे आया था? मर्सिडीज में नहीं आया था, लोकल बस से, लोकल ट्रैवल करके आया था, मल्काजगिरी तेलंगाना से आया था। तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 4% था लोकसभा चुनाव के पहले, 4 सीट जीती लोकसभा में। इस बार बीजेपी का वोट शेयर 14% है। जब हमने प्राइमरी डेटा पोलिंग करी थी तेलंगाना चुनाव के लिए, उस समय ये पाया गया था मेरे द्वारा कि जो भी व्यक्ति कांग्रेस को भी वोट कर रहा है उस वक्त, वो कह रहा है 24 में तो मोदी को ही लेके आएंगे। अच्छा, मतलब 24 में मोदी को लेकर आएंगे। तेलंगाना के अंदर बीजेपी 2019 से ज्यादा सीटें लेके आएगी। अब 5 हो जाए, 6 हो जाए, जो भी वो 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, उसके लिए हम पोल में बताएंगे। पक्का लेके आएगी, आप लिख के रखिए, वो तो आप बताओगे। आप नोट करिए। पिछली बार मैं इतने, अगर याद हो तो पिछली बार मैं बहुत अपने, हालांकि आप असेंबली इलेक्शन को लेकर के फोन कॉल पे मुझसे कॉन्फिडेंट थे कि देख लेना अभिषेक, तेलंगाना में बता रहा हूँ केसीआर गया 100%। पहले दिन ही मैंने बताया, पहले ही दिन आपने बताया था। इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि मैं अभी देश को घूमना चालू कर दिया है मैंने। इस बार का चुनाव में ना लोग आनंद में हैं, और आप इसमें देखोगे। अच्छा, एक पुराने सेफोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम मैं योया मैंने रखा है, मतलब योगेंद्र यादव। आप चिढ़िएगा मत, लेकिन उन्होंने रिसेंटली कहा कि देखो इट इज पॉसिबल कि बीजेपी को 271 से नीचे हम ला सकते हैं। राजस्थान में इस बार बीजेपी स्वीप नहीं करेगी, मैं लिख के देता हूं। जैसा राइज गुजरात में हुआ है आम आदमी पार्टी का, अगर इंडिया अलायंस अच्छे से लड़ती है तो वहां भी 26 नहीं हुआ, 24 हो सकता है, और मुझे लगता है कि हम लोग नीचे ला सकते हैं। तो अब गुजरात, आपका राजस्थान भी तो बैंग ऑन हुआ था ना, 115 दिया था, 117 दिया। क्यों योगी यादव ऐसा कह रहे हैं? जिससे कुछ पैसे कांग्रेस पार्टी से कमा सके, कांग्रेस पार्टी को होप दे के करें कि कांग्रेस पार्टी उनको थोड़ा पैसा दे दे, उनका घर चल जाए, दाल रोटी सब्जी चल जाए, इस कारण ऐसा कर रहे हैं। अच्छा वाला लोन बना रखा है। सच्ची बात है, यही सब है और कुछ नहीं है। अरे भाई, ये लोग कितनी बार बोलते हैं कि हम रिजाइन कर देंगे, हम इलेक्शंस नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। योगेंद्र यादव वो आदमी है जो मंडे को सेफोलॉजिस्ट होता है, ट्यूसडे को जर्नलिस्ट होता है, वेंसडे को फार्मर होता है, थर्सडे को प्रोटेस्टर होता है, फ्राइडे को पीएलआई एक्टिविस्ट होता है, और सैटरडे संडे काम नहीं करता है क्योंकि उस वक्त उसको छुट्टी रहती है। मेरे साथ एनडीटीवी पे योगेंद्र यादव ने डिबेट करी थी। योगेंद्र जी को मैंने बोला था, आप गुजरात में कह रहे हो कांग्रेस स्वीप कर रही है, 2017 के चुनाव की बात, 18 के चुनाव की बात है, तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी आएगी। तो आप बताओ 10 सीट जो कांग्रेस जीत रही, मैं बताऊंगा 10 सीट जो बीजेपी जीत रही है। योगेंद्र यादव डिबेट छोड़ के से चुप हो गए थे, बोले थे किन किन को आप सिफोलॉजी करके आ जाते हैं। मेरा इलेक्शन प्रेडिक्शन सही हुआ था। तो योगेंद्र यादव इज अ फ्रॉड ऑन सिफोलॉजी, समझे आप? मैं ऐसे पहले नहीं बोलता था, मैं कह रहा हूं उस आदमी ने जिंदगी में कभी भी प्राइमरी डेटा नहीं कलेक्ट किया है। प्राइमरी डेटा कलेक्ट नहीं करना, देखो आदमी की चीज सही और गलत हो दैट्स सेपरेट, आई अंडरस्टैंड, पर जो अपने प्रोफेशन के साथ में झूठ और मक्कारी और दगाबाजी करे, जो कभी भी प्राइमरी लोगों से बात नहीं करे, वो मेरा इशू है। आई डोंट अप्रिशिएट प्रोफेशनल चीट्स। नहीं, अब पता है प्रदीप सर,
आप लोग से मिलने के पहले जब मैं कभी बचपन में दूरदर्शन देखा करता था तो ये जो जिनके आप तोप के नाम ले रहे हैं ये आते थे, मैं भी मानता था। They used to यार speak good English but sell crap. सेल क्रैप Leftists are good. See, I always say leftists are individuals who project mediocrity as meritocracy and brand it as meritocracy. Right. But they are mediocre at core right because they do not believe in primary data. Issue with right wingers is that they are focusing more on rant, but not focusing more on building bodies of knowledge which have strong primary data. Right. So you have to build primary data. और primary knowledge होनी चाहिए. Challenge fact based on primary facts. This is what I want to say. अच्छा, एक पर्सनल बात पूछता हूँ. 2019 में उस वक्त मैं आपको देखता था जब इलेक्शन हो रहे थे, रिपब्लिक में जन की बात में फ्लैश हुआ था कि बीजेपी इज विनिंग 300 सीट्स. सो माय फादर सेड कि ये जो प्रदीप जी बोल रहे हैं 300 सीट पॉसिबल है, मेरे अंदर की गट फीलिंग कर रही है. लेकिन आपको फर्स्ट टाइम कब लगा कि ये जो आप, क्योंकि आपने तो पहले डेटा देखे होंगे प्रदीप सर, तो डेटा के बाद एक बार आप भी तो चौंके होंगे, यार मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, 300 सीट कैसे आई है? नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैं ट्रैवल किया था. देखो, मैं डेटा से तभी घबराता हूं जब मैं ट्रैवल इनफ नहीं कर पाता हूं. जब मैं इनफ ट्रैवल कर लेता हूं तो मैं डेटा, मुझे पता चल जाता है डेटा करप्ट है कि नहीं है. जैसे पंजाब में जो मेरी एक टीम ने डेटा दिया था इनिशियली असेंबली इलेक्शंस में, उसने दिया था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टक्कर है. उस वक्त मैं 3 दिन पंजाब घूमा तो मैंने बोला था आम आदमी पार्टी की लैंडस्लाइड है. फिर मैंने एक दूसरी टीम को डाला था उसको चेक करने के लिए और फिर वही आया था. तो मेरा मुझे उसमें बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि मैं ट्रैवल करा था और उस वक्त मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल किया था. और इस बार भी मैं ट्रैवल काफी कर रहा हूँ. तो जब मैं ट्रैवल इनफ कर लेता हूँ तो अगर जैसे इस बार मेरा लक्ष्य ये है कि मैं सदर्न स्टेट्स को थोड़ा अच्छी तरीके से ट्रैवल कर लूँ, बंगाल को ट्रैवल कर लूँ, उड़ीसा ट्रैवल कर लूँ, बिहार ट्रैवल कर लूँ, करूंगा ही. बिहार तो आप आएंगे तो हमारे घर ही पे रहेंगे. बिहार मेरा दूसरा घर है. देखिए, मैं बंगाल का जमाई हूँ और बिहार ने मेरे को जितना प्यार दिया उतना किसी राज्य ने नहीं दिया मेरे शहर के अलावा. जैसे इंदौर का मैं इंदौर का बेटा के रूप में लोग कहते हैं, पर बिहार जो है उसने मुझे जितना मुझे प्यार दिया है उतना मैं हमेशा बिहार के अपने सभी दोस्तों का और सभी बहनों का हाथ जोड़कर और धन्यवाद करना चाहता हूँ, बिकॉज बिहार इज ट्रूली लव मी एंड आई लव बिहार. अच्छा, बिहार पे अब आ गए हैं तो अब आपके पास तो 2 डेटा होंगे, एक प्री नीतीश, एक आफ्टर नीतीश. पोस्ट नीतीश, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि पोस्ट नीतीश के अंदर देयर इज एनडीए इज इन वेरी कमांडिंग पोजीशन, एक्सट्रीमली कमांडिंग पोजीशन. कास्ट पे इस पे वोट है ना. कास्ट के साथ में क्या है कि देखो, एक मोदी है, लोग अपोजिशन करने के लिए लोगों को रीजन चाहिए रहता है. मान लो कि अगर मैं अभिषेक तिवारी को अपोज करूं तो मेरे को कुछ कारण होने चाहिए तब मैं अपोज करूंगा. अगर किसी भी व्यक्ति को कोई, आप राजनीति में कोई भी जनता कभी किसी को अपोज करती है तो कारणवश अपोज करती है. अभी कोई बड़ा कारण या मूवमेंट नहीं है पीएम को अपोज करने का, लोग खुश हैं. ये सच्चाई जमीन पर, वो अपना जनाधार कितना बढ़ाते हैं देखना होगा. पर जितने वोट्स प्राइम मिनिस्टर को 2019 में पड़े थे उससे ज्यादा वोट्स पड़ेंगे बिहार में भी, ओवरऑल भी. 2019 में भाजपा को 22 करोड़ वोट पड़े थे, इस बार 22 करोड़ से ज्यादा वोट पड़ेंगे. ओके, 22 करोड़ से ज्यादा वोट पड़ेंगे. 2007 में 2009 जन की बात ये छोड़िए, जन की बात डेटा कब बता रहा है दर्शकों को? अपने चैनल पे बताइएगा, लेकिन बताइएगा मैं नहीं, टीवी पे भी बताएंगे, पूरी तरीके से बताएंगे, एंड ऑफ द मंथ तक बता देंगे. एंड ऑफ द मंथ तक पहला डेटा आ जाएगा. देखो, मैं जब बताता हूँ ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता ना अभिषेक कि मैंने आज कोई डेटा बताया फिर उसके बाद अगले दिन मुझे कोई फोन कर दे और मैं डेटा चेंज कर दूं. मैं ऐसा नहीं करता हूं. मैं जो ट्रेंड बताऊंगा उस ट्रेंड के अराउंड ही सिस्टम रहेगा. उसमें ऊपर जा सकता है, माइन्यूट नीचे जा सकता है. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो व्हेन आई से समथिंग इट विल फॉर्म अ बेसलाइन इज व्हाट आई बिलीव. आपको अच्छा, एक सेफोलॉजिस्ट के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों लगा कि बिहार में वापस बीजेपी ने नीतीश के साथ अलायंस किया? आपके पास भी तो कोई रीजन होगा क्योंकि आप डेटा तो सिंपल लॉजिक है और मेरा पॉलिटिकल सिंपल लॉजिक है. बिहार, नीतीश कुमार को पता है 2025 में सीएम नहीं बनेंगे. बीजेपी को पता है 2025 में सीएम नहीं बनेंगे. नीतीश को पता है कि 4 महीने बाद अगर मैं इंडिया अलायंस में रहूंगा भी तो लालू अपने बेटे को सीएम बनवाने के लिए मुझे प्रेशराइज करेगा और सरकार के मेरे एमएलएस को भी खरीद लेगा, क्योंकि उसको, नीतीश को पता है मोदी जी स्वीप करने वाले हैं. तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार वीक ही रहने वाले हैं. जब ये 3 कारणवश हैं तो नीतीश को बीजेपी अगर ले लेती है उससे 3 मैसेज जाते हैं. ए, जिसने इंडिया अलायंस की शुरुआत करी वही इस तरफ आ गया. इंडिया अलायंस इज नथिंग, जीरो. दैट इज व्हाट द नंबर 1 मैसेज. नंबर 2, कुछ 35 जेडीयू की सीट होती है, जो बेस वोट होता है बिहार में, कहा चलता है
वो अब इस तरफ आ जाएगा, तो आपको एडिशनल 2-3-4 लोग सीट्स कुछ का समीकरण वाली वोट फायदा बोल तो बेसिकली बीजेपी बिहार के अंदर 2019 रिपीट करना चाहती, ना कि 2014। 2014 में एनडीए की 31 से 31 सीट्स थी, 2019 के अंदर 39 सीट्स थी। तो इट वांट्स टू बी नियर द 39 सीट्स, नॉट नियर 31, बिकॉज समझो आप, मोदी जी चुनाव में अपनी जनाधार को 2019 से ज्यादा बढ़ाने के लिए फाइट कर रहे हैं, वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं फाइट कर रहे हैं। तो उनके लिए इवन एडिशनल 2 या 3 सीट्स भी मैटर करती हैं। दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड। Whereas for Nitish also it is a good political retirement. JDU is past of Bihar. JDU is not the future of Bihar. JDU post Nitish will dissolve in either in BJP, some might go to RJD. So the future of Bihar is not JDU Nitish. That is how it happens with all regional parties. तेजस्वी यादव के राइज को कैसे देखते? तेजस्वी की राइज इसीलिए क्योंकि वहाँ पे एक ऑल्टरनेट नहीं था, और उसने अपने आप को एक एस्टैब्लिश तो कर ही लिया है, नो डाउट अबाउट दैट। को 90 सीट की पार्टी इज नॉट अ जोक। थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा वो देखना होगा, क्योंकि बिहार के अंदर एक वर्ग जिसने लालू की गुंडागर्दी देखी थी, वो वर्ग अब ऑलरेडी कम होते जा रहा है। जो नया वर्ग आ रहा है उसने सिर्फ सुना है, उसको महसूस नहीं किया है, देखा नहीं है। तो ये एक सिस्टम, इसीलिए तेजस्वी की राइज हुई है। तो तेजस्वी विल स्टे इन बिहार पॉलिटिक्स। ही इज नॉट अ लीडर, ही इज नॉट अ गाय टू गो आउट एनी टाइम सून। एज भी उसके साइड में सब कुछ है, एंड उसमें थोड़ी सी राजनीतिक, मतलब देखो एमवाई वोट पे चलेगा तो मैं कह रहा हूँ बिहार की पॉलिटिक्स में रहेगा जरूर वो, भले सीट बनाए नहीं, मतलब सरकार में आए नहीं आए, वो दैट्स अ सेपरेट इशू, बट ही विल स्टे एज अ प्रोमिनेंट फिगर इन पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। ओके, लास्ट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पंजाब से पूछूंगा। पंजाब में अलायंस होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन नहीं होगा, नहीं भी होगा तब भी किसकी पोजीशन स्ट्रांग रहेगी लोकसभा में? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? मेरे हिसाब से आपकी ज्यादा हो सकती है। बीजेपी भी अपने ग्राफ को बढ़ाने की पूर्ण रूप से कोशिश करेगी। पंजाब में मैं अभी कमेंट थोड़ा नहीं करूंगा, आई वांट टू ट्रैवल देयर वंस, बट ये है कि अलायंस नहीं होगा, क्योंकि अगर अलायंस नहीं हुआ तो ये भी तो होगा कि लोकसभा का इलेक्शन है, आम आदमी पार्टी कुछ करेगी नहीं तो कांग्रेस की तरफ भी तो वोटर जा सकते हैं, एक माइंड होता है ना। हो सकता है, पर कांग्रेस का जो 2019 में स्थिति थी पंजाब में वो अभी नहीं है। 2019 में उनके पास सत्ता थी, सरकार थी, 3 कैप्टन थे, 3 असेंबली इलेक्शन जीते थे, तो कांग्रेस के वोटर्स को लग रहा था कांग्रेस जीतेगी। अभी किसी को नहीं, सबको पता है कि कांग्रेस नहीं जीतेगी। राहुल गांधी रोड शो में से गुजरते हैं, रोड ज्यादा देखती है ना कि शो होता है। अभी उनका एक रोड शो का वीडियो वायरल हुआ, रोड दिख रही थी, शो ही नहीं हो रहा था, लोग ही नहीं थी करके। मैंने इसीलिए तो पूछा था कि ये न्याय यात्रा भी आपके पास फीडबैक है कि नहीं उसका? कुछ यार मजे लो, आप एंजॉय करो, मजे तो ले। बाकी पंजाब में अलायंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनको पता है कि इनके कॉम्पिटिटर बीजेपी इतनी बड़ी अभी नहीं है, ऐसा इनको लगता है। तो अलायंस ये लोग वहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी अपॉर्चुनिटी देख रही है। हाँ, आम आदमी पार्टी देख रही है कि हम अपने सीट्स को बढ़ा सके लोकसभा में। दैट इज हाउ अलायंस होगा। तो दिल्ली में होगा इनकी, पर उसमें भी मुझे नहीं पता कितना होगा। अलायंस दिल्ली में होगा तब भी बीजेपी दिल्ली की मेजोरिटी सीट 7 सीट जीतेगी। अच्छा, आप यूपी में बहुत ज्यादा अभी भ्रमण कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव में कुछ होप देख रहे हैं क्या? 5 परिवारवादी पार्टी जीत जाएगी, जिन 5 अभी कुछ सीटें उन्होंने बता दी है ना, तो ये जो परिवारवादी स्पेशली पार्टी है, कन्नौज की बात हो गई, आजमगढ़ की बात हो गई, मैनपुरी की बात हो गई, मैनपुरी में हो सकता है जीतेंगे। गारंटी तो मैं नहीं दे रहा, मैं अभी कह नहीं सकता। अच्छा, अभी कह नहीं सकते, कुछ तो दर्शकों को बताओ। देखो नहीं, आजमगढ़ में बीजेपी अच्छा चुनाव लड़ेगी। देखो ये सब चुनाव जो है ना, मोदी, आप समझो मेरी बात, इट्स ऑल मोदी। यादव वोट्स जितना अखिलेश और समाजवादी पार्टी को 2019 में वोट कर रहा था, उससे कम यादव वोट अब वोट करेगा, है ना, और 2014 से भी कम वोट करेगा। तो जो बेस वोट है सपा का, वो श्रिंक हो रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लोकसभा इलेक्शन। तो उसमें अगर बाकी कास्ट का वोट ऐड हो जाएगा तो कई सरप्राइजिंग सीट्स भी बीजेपी जीत जाएगी। मैनपुरी के अंदर थोड़ा सा सिचुएशन अलग है। मैनपुरी तो उधर अभी भी सपा जो है लीडिंग पोजीशन पे है। प्लस मैनपुरी में आपके पास कैंडिडेट भी तो उतना ऐसा नहीं है। करेक्ट, ऐसा नहीं। तो मैनपुरी में तो डिंपल का ही रहेगा जहां से वो कर रहे लड़ाने के। मतलब लग रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्री, लेकिन लग रहा है कि भाभी जीत जाएगी, भैया लड़ रहे हैं चुनाव की भी गारंटी नहीं है ना। भैया क्या बात कर रहे हैं, भैया चुनाव लड़ेंगे, बाकी परिवार के भी तो भैया नहीं कहलाते ना, तो ठीक है। हाँ, तो कुछ ऐसी सीट से लड़ेंगे कि भैया भाभी, सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ भैया और भाभी पहुंचे। 11 सीट कांग्रेस को दी है उसमें 11 सीट पिछली बार कांग्रेस की आई नहीं थी और 11 सीट कांग्रेस को दे दी। मैं तो अखिलेश यादव की जगह होता तो 20 भी देता, मुझे क्या फर्क पड़ता है। पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि ऐसा ना हो समाजवादी पार्टी के साथ सिर्फ भैया और भाभी पहुंच जाए संसद और कोई ना पहुंचे उस पार्टी से। ऐसा भी हो गया? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि धर्मेंद्र यादव वगैरह लोग भी आ रहे हैं क्या? आप समझ नहीं रहे कि अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद देश में सेंटिमेंट नहीं, मैं यूपी का सेंटिमेंट समझना चाह रहा हूं। सेंटिमेंट और यूपी का सेंटिमेंट अलग नहीं हो सकता। अलग नहीं है। देखो, मोदी जी एक ऐसे लीडर हैं जो बिट्स एंड पॉकेट्स लीडर नहीं है। वो जीतते हैं तो पूरा जीतते हैं, हारते हैं, हारने की उनकी स्थिति नहीं है। उनके जैसा नेता एक तरफा जीतता है,
और अभी अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भले वो आदमी तेलंगाना का हो, बंगाल का हो, या यूपी का हो, या बिहार का हो, लोग 400 किलोमीटर स्केटिंग करके 17 साल के लोग बिहार से आए, लोग पैदल 640 किलोमीटर टोंक से आए, उत्तर प्रदेश से लोग घोसी, बलिया, इन सब एरिया से पैदल आए, रात को सो रहे हैं, रामायण देख रहे हैं, और सिर्फ इसी बात में आनंद है कि प्रभु श्री राम के दर्शन कर चुके हैं और अपने पूरे गांव को दिखा रहे हैं। ये जोक नहीं है, ये बहुत ऐतिहासिक बात है। आप समझो, ये प्राण प्रति बहुत बड़ी बात है। ये जो आप जब इसके रिजल्ट देखोगे ना, तो आप भी बोलोगे, ऐसे आंख खुल के दिख जाओगे। चलिए ठीक है, रिजल्ट तो जन की बात पे ही देख लेंगे, आधा तो पता चल जाता है, बाकी आधा रिजल्ट के बाद, क्योंकि मैं जन की बात का लोग देखिए, ट्रोल तो कोई भी आजकल होता है, जरूरी है। ट्रोल वही होता है जिसकी रेलेवेंस है। रेलेवेंस है, मैं वही कहता हूं। ट्रोलर्स को भी तो थोड़ा सा वो मिलना चाहिए। ये तो मुझे पता है कि आपके ऑलरेडी इतने सारे सेफोलॉजी कितने क्लोज रहते हैं, तो बाकी जन की बात पे देखेंगे, बाकी रिजल्ट के समय देखेंगे। प्रदीप सर, आप हमारे साथ जुड़े एक बार फिर से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा शो बहुत पॉपुलर हो रहा है और मैं वैसे ही उम्मीद करता हूं कि अभिषेक तिवारी शो इसी तरीके से आगे चलते रहे और तुम बिहार के जन जन के आवाज बनो। ये मेरी तुम्हारे साथ में विशेष है। देख रहे हैं ना तेजस्वी जी, आ रहे हैं हम। जय श्री राम। जय श्री राम।